नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे से जा रहे होंगे और जाने भी चाहिए। फिर भी कोई पेपर थोड़ा ऐसे वैसे हो गया है तो चिंता वाली कोई बात नहीं। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। कई बार ऐसा होता था कि कॉपी दे दी, बाहर निकल के आए, ओह शिट, और यार ये ऐसे था। सिली सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होती है। जितना ठीक करके आए हो उतने के मार्क्स आपको पक्का पक्का दिए जाएंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूं। पहली बात, सर रिकॉर्डेड क्यों, लाइव क्यों नहीं है? बाबू मेरी क्लास चल रही है। इस जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी लाइव क्लास चल रही है सीए इंटरमीडिएट की। एक मॉर्निंग में होती है फाइनल की, एक दोपहर में रिकॉर्डिंग होती है, फिर ये शाम। तीन तीन क्लास का शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैंने आज दोपहर में ये रिकॉर्ड आपके लिए किया है, जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं भाई साहब, अमेंडमेंट्स कराने वाला हूं, लेटेस्ट अमेंडमेंट इंक्लूडिंग दिस पार्ट। ये पूरा वीडियो आपका आई थिंक इतने 1.5 घंटे के आसपास का बनना चाहिए। ठीक है, तो अमेंडमेंट क्यों करा रहा हूं? देखिए, आपके पास रिवीजन तो सारे हैं, जीएसटी का, कस्टम्स का पूरा रिवीजन आपके पास में है यूट्यूब चैनल पर। तो उन बातों को मैं दोबारा से दोहराऊं, कोई सेंस नहीं बनता। आपको वहां से देख लीजिए, 1.5 पे देखिए, जैसे मर्जी देखिए। लाइव में तो मेरे साथ ही कनेक्ट रहना पड़ेगा अगर जो मेरी स्पीड होगी, लेकिन वहां आप अपनी स्पीड के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब अमेंडमेंट्स भाई साहब, कई सारे सर वीडियोस थे। अगर कोई छोटा सा वीडियो मिल जाए जिसमें सारी अमेंडमेंट को इकट्ठा कर दिया जाए तो मजा आ जाए। तो मैं आपको वो दे रहा हूं नया बनाकर, जो है ही नहीं, कहीं नहीं है। इस 1.5 घंटे के अंदर सारी अमेंडमेंट्स, 60 पेजेस के हैंडमेड नोट्स हैं अमेंडमेंट के। पेपर में देख लेना, अमेंडमेंट्स ही अमेंडमेंट्स होंगी। और ये आपका 1.5 घंटे का वीडियो एक संजीवनी की तरह काम करके चलेगा। ये मेरी वेबसाइट crajkumar.com के फ्री रिसोर्स से निकाल लीजिएगा। भले प्रिंट आउट मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्ट कॉपी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आती है, रिफंड चैप्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैंने क्या किया कि रिफंड चैप्टर को थॉरली, पूरे चैप्टर के हैंडमेड नोट्स तैयार किए, पूरे चैप्टर के, और पूरे का ऑडियो रिवीजन तैयार किया है। 1 घंटे का ऑडियो रिवीजन है और 1 घंटे के उसके क्वेश्चन आंसर हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर जरूर करके जाना है, जरूर जरूर। तो ये मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट के साथ में। उसके बाद आप देख रहे हैं रिफंड का चैप्टर अपन तैयार कर रहे हैं, और उसके हालांकि ये अभी नहीं करेंगे, इसको स्किप करेंगे, ये मैं आपको कल दूंगा। पेनल्टीज और एग्जम्पशन, इवन एग्जम्पशन चाहे तो अभी देख सकते हो। आधा घंटे के अंदर मैंने एग्जम्पशन करा रखे, कर लेना अभी, खैर उसे अभी कर लेना। आधा घंटे के अंदर 30-35 मिनट के अंदर मैंने एग्जम्पशन खत्म करा रखे हैं आपके। वो वाले वीडियो से करना, डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो में डाल दूंगा। तो 2 वीडियोस का लिंक मिलेगा, एक एग्जम्पशन का मिलेगा और एक रिफंड चैप्टर का मिलेगा। पेनल्टीज चैप्टर आपको कल मिलेगा इसमें। तो अभी क्या करना है, अमेंडमेंट हो गई, फिर रिफंड करना है, फिर एग्जम्पशंस करने हैं, और फिर आपके लग जाने हैं उन चैप्टर्स के ऊपर जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट, जिनमें से आना ही आना है और जिन पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, वो आपको यहां पर कवर करने हैं। उसके बाद जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स आपको वो करके चलने हैं, और उसके बाद में कस्टम लॉ आपका आएगा। तो ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, 1.5 घंटे का ये वीडियो हो गया। रिफंड भाई साहब हो गया आपका, हालांकि वीडियो 2 घंटे का है, तो फास्ट फॉरवर्ड पे चलाएंगे, विद क्वेश्चन आंसर है ये, तो 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा अपना ये। ठीक है, और आधा पौना घंटे हमारे, तो मोटा मोटी 3.5-4 घंटे आपके यहां पर लग जाने हैं। 5-5.5 घंटे आप इसमें लगा दीजिएगा। 3 घंटे में बाकी चैप्टर्स को फटाफट निपटाइएगा। वीडियो देखना 1.5 की स्पीड पर, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं 1.5 पे, फटाफट सुनते चले जाना। और कस्टम लॉज में 5 घंटे आप डिवोट कर सकते हैं। मैंने मेरी कॉम्पैक्ट बुक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे फ्रेश वीडियोस के साथ में रिवीजन आपको दिया है, वहां से आपको करके चलना है जी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको क्या करना है भाई। जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए ना, तो ऐसा ना एक झोपड़ी बना लेना ऐसे करके, और देख लेना कि सबसे पहले यह चेक करना कि भाई सप्लाई तेरी आउटवर्ड है या इनवर्ड है। यही कंफ्यूजन हो जाती कभी कभी। आउटवर्ड है तो अगला स्टेप, जीएसटी लग रहा है कि ना लग रहा, लग रहा है तो आगे बात करूंगा, वरना छोड़ो, नहीं लग रहा तो हटाओ। लग रहा है तो भाई इंट्रा है कि इंटर है, वो भी चेक कर लेना। और एनसीएम की आरसीएम, अगर आरसीएम है तो तुम्हारी तो मौज आ गई,
तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करेगा सामने वाला रेसिपिएंट ही वो यहां पे भर के चलेगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए इनवार्ड सप्लाई है तो जीएसटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना रहने दो, बात ही खत्म। आ रहा है तो एनसीएमए के आरसीएम आ रहा है, और आने के बाद उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पॉइंट्स आपको ठीक से चेक करने हैं, और वहीं पर शॉर्ट हैंड में कोई रफ पेज बनाकर या वहीं पर आपने लिख देना है। पहले रफली पेपर को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर आपको कागज पर लेकर आना होगा। याद रखना, मेरे गुरु मंत्र को हमेशा याद रख के चलना, सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन, उसके बाद में अपना कंक्लूजन। चाहे आप दिमाग में सॉल्व कर रहे हो तो पहले दिमाग में ना क्वेश्चन पढ़ के रेलिवेंट प्रोविजन आना चाहिए कि इसके पीछे का क्या लॉ है वो आना चाहिए, उसके बाद उसका आपने सॉल्यूशन वहां पर देना होगा, वरना गलती होने के चांस आपसे बन जाएंगे। अच्छे से काम करके आना है बाबू मेरे, बढ़िया तरीके से पढ़ के, मतलब पढ़ना पेपर को। ट्रिकी क्वेश्चन डालेगा, ट्रिकी क्वेश्चन डालेगा, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर कठिन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे डालेगा, दिखाएगा ये पूछ हो रहा होगा, तो इसलिए आप ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। और ठीक है, तो चलो बाबू मेरे, अब हम करते हैं अमेंडमेंट। पूरे शिद्दत से करके चलना, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करना और शेयर करना बाबू मेरे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये लेटेस्ट अमेंडमेंट का कम समय वाला वीडियो उन तक पहुंच जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करते हैं अपना अमेंडमेंट का भाई साहब रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी अमेंडमेंट्स को, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर आता है आपका यहाँ सप्लाई का। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। और इसमें जो इशू है वो है प्रोसेसिंग फीस का है। मैंने जो अमेंडमेंट्स हैं उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है, जिससे कि अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। एक यूएसए की एंटिटी है यहाँ पर आकर, ठीक है, ये है, और इंडिया में एक इसकी एंटिटी है, और दोनों रिलेटेड पार्टीज़ हैं। और इंडियन एंटिटी ने बाहर की एंटिटी से लोन लिया है, और इसके बदले इसको यहाँ पर इंटरेस्ट देना है। अगर यहाँ तक की बात है तो ना तो लोन पर जीएसटी आएगा और ना ही इंटरेस्ट पर जीएसटी आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट पर जीएसटी जो है वो अपना एग्जेम्प्ट है। जहाँ तक सवाल है प्रोसेसिंग फीस का, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल में दे रखा हो कि भाई 10 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लिया है, फिर तो वो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनकर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा और आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ जाएगा। ठीक, अच्छा जी। दूसरी बात, अगर ये जीरो हो तो अगर हम नॉर्मल रूट को देखें तो दोनों रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है अपनी, और सप्लाई तो ये है ही है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपना करके चलते हैं, रिलेटेड पार्टी से करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी यहाँ पर सप्लाई बन जाती है। सप्लाई बनने के बाद अगला प्रश्न आता है वैल्यूएशन का, तो रूल नंबर 28 इसे पकड़ लेगा वैल्यूएशन पर्पस के लिए। लेकिन ठहरो, सर्कुलर यहाँ पर यह कह रहा है कि इस तरह की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो एक्चुअली नॉर्मली वहाँ नॉर्मली ऐसी कोई फीस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर होता ही नहीं है तो उसे हम बिना बात के डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके रूल्स की तलवार लेकर ज़बरदस्ती ओपन मार्केट वैल्यू टाइप चीज़ों को यहाँ पर ले आएं, वो सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर भाई साहब हम बता दें आपको, भगवान झूठ ना बुलाए, ये इसको सप्लाई की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको सप्लाई की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। यस सर। हाँ, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई, और जीएसटी की बात नहीं होगी। अच्छा, मान लो अगर आप जिद भी करते हो कि नहीं 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 हम तो सप्लाई बनाएंगे, पर तुमने सप्लाई इसको बना भी दिया तो होगा क्या? रूल नंबर 28 में एक ऑप्शन आता है कि जब रेसिपिएंट फुल आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल होता है तो वहाँ पर हम वैल्यू को मनमर्जी रख सकते हैं, और मनमर्जी वैल्यू में निल की वैल्यू भी आ सकती है। तो निल की वैल्यू आएगी और फाइनली कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ठीक, यस सर। बट आपको करना यही है एग्जाम के अंदर कि इसे सप्लाई नहीं बनाकर आना है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कुछ इस तरीके से कि इंडिया में है एक सब्सिडरी कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी बाहर है।
इस सब्सिडरी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से कमिटमेंट कर रखा था कि हम तुम्हें शेयर्स दिलवाएंगे, ईसूप वगैरह जो होता है एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। किसके शेयर्स दिलवाएंगे? अपनी होल्डिंग कंपनी के। तो सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि यहां डायरेक्टली शेयर इनके नाम पर अलॉट कर दिया जाए। शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं और इसकी जो बिलिंग है वो बिलिंग यहां पर कर दी जाती है। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए का इनको यहां पर रिइंबर्समेंट दे देते हैं, जो कि ओपन मार्केट वैल्यू थी शेयर्स को लेकर। अब इस केस में क्या किया जाएगा? एक ट्रांजैक्शन तो ये है कि सप्लायर ये हुए और पैसा ये दे रहे हैं तो रेसिपिएंट ये बने। शेयर्स का यहां पर लेना देना हुआ है, जो कि गेट नंबर 1 से ही बाहर हो जाएगा। आई मीन टू से कि वो ना गुड्स है ना सर्विस है, इसलिए जीएसटी की बात होगी ही नहीं। दूसरी बात, इस सब्सिडरी कंपनी ने ईसोप वगैरह के जरिए अपने एम्प्लॉयज को जो शेयर दिलवाए हैं, तो सप्लायर ये बने, रेसिपिएंट ये बने। क्या इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी आएगा? द आंसर इज नो। वैसे भी वो सिक्योरिटीज है, और दूसरे एंगल से मैं आपको बताऊं इसके अंदर आकर क्या है कि ये अंडर द एग्रीमेंट है, पार्ट ऑफ द सैलरी है, और सैलरी वैसे भी आपकी जीएसटी की दुनिया से बाहर कर दी जाती है। इसलिए फाइनली ना तो यहां पर जीएसटी आएगा और ना ही आपका इधर साइड में जीएसटी लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक और सवाल उठता है, ये तो रही शेयर्स की वैल्यू, इसके साथ साथ अगर यहां पर कोई एडिशनल फीस और ले ली जाती है, कुछ मार्कअप प्राइस लिया जाता है बाय द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, तो अगर कोई इस तरह का एडिशनल या मार्कअप प्राइस लिया जा रहा है, तो जो एक्सेस वाला पार्ट है दैट विल बी लाइबल टू जीएसटी। और वो एक तरीके से चूंकि सप्लायर बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा और जीएसटी रिवर्स चार्ज में उसका लगा दिया जाएगा। ठीक, यस सर। आगे बात करते हैं, यहां पर आकर टाटा एआईजी एक इंश्योरेंस कंपनी है और इनके सामने है कार ओनर मिस्टर विकास। कार का इंश्योरेंस हो रखा था, एक दिन कार पी के चला दी और कार का एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार जाती है टोटल लॉस में, जिसका स्क्रैप वैल्यू है मात्र 50,000 रुपए। अब कार नहीं रही, बेकार हो गई। कार की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, तो इंश्योरेंस कंपनी दो चीजें कर सकती है। नंबर एक, ये इनको 10 लाख रुपए दे। अगर 10 लाख फुल कार की वैल्यू पकड़ा दी है, तो स्क्रैप किसका हुआ? टाटा एआईजी का। स्क्रैप को उठाकर ले आएंगे, और जब टाटा उस स्क्रैप को बेचेगी आगे, तो डेफिनेटली इनके लिए सप्लाई बन जाएगी। एक्टिविटी भी है, बिजनेस के दौरान भी है, और कंसिडरेशन भी 50,000 रुपए स्क्रैप का मिल जाएगा, लाइबल टू जीएसटी हो जाएगा। लेकिन अगर ये इनको देते हैं 9.5 लाख रुपए और बोलते स्क्रैप अपने पास रखो, वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में जब ये कार ओनर है, जब ये स्क्रैप को आगे बेचेगा, तो इसके एंड से एक्टिविटी तो होगी, लेकिन वो बिजनेस वगैरह नहीं है, तो एंड यूजर था अपना, तो इनके एंड पर सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी और वहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इस तरह की बात आपके यहां पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें कहते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, साथ में कुछ इंसिडेंटल एंसिलरी सर्विस भी अपनी दी जाती हैं, तो क्या इनको क्लब करके कंपोजिट सप्लाई बनाकर प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर ही क्लासिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो इसमें मैं बता दूं आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है। वेयर सप्लाई अलोंग विद जीटीए सर्विस और सिंगल प्राइस पर दिया गया। यस, ये कंपोजिट सप्लाई है और मेन सप्लाई जीटीए की सर्विस में ही इसे क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरा, वेयर सप्लाइड अलोंग विद जीटीए सर्विस एंड सेपरेट प्राइसिंग अलग अलग कर रखी थी, ये अब भी कंपोजिट सप्लाई है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपना मेन सर्विस जीटीए के अंदर ही कराया जाएगा। ओके सर जी। आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इंसिडेंटल सर्विस नॉट प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड आर इनवॉइस्ड सेपरेटली। ओहो, अब तो भाई साहब क्या सकते हैं, अगर सेपरेटली चला गया है तो अब तो इसको इंडिपेंडेंटली ही यहां पर डील किया जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी जाती है जिसका कंसिडरेशन 1 करोड़ है, कुछ प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी लिए जाते हैं, सपोज करो वो 10 लाख रुपए के बनते हैं, तो यहां पर क्लासिफिकेशन कैसा जाएगा?
देख लेना, क्लासिफिकेशन पर बेस्ड पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा। एक दो ट्रांजैक्शन जरूर जरूर दे रखी होंगी जहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, और ढेर सारे सर्कुलर इस पर आए हुए हैं, तो इन्हीं में से किसी को बनाकर आपके सामने रखवा दिया जाएगा। जितनी भी अमेंडमेंट है यार, हर एक अमेंडमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि यार इस पर बेस्ड तो पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, इतनी शानदार वाली अमेंडमेंट इस बार करी गई है। तो यहां पर ये एक प्रकार से कंपोजिट सप्लाई की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे इसको हम, और पूरा 1,10,00,000 का जो क्लासिफिकेशन है वो अपना कंस्ट्रक्शन सर्विस के अंदर ही करा जाएगा। अब आता है आपका अगला चैप्टर, नाम है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो यहां पर कुछ बिल्ड टू शिप टू मॉडल जैसी बातें करी जा रही हैं। मैं आपको एक बात यहां पर समझाना चाहता हूं। देखो क्या, जब हम लोग देखें, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए कि भाई बिल्ड टू यहां है और शिप टू कहीं और जा रहा है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल बनता है, तो उसमें ये चेक करो कि क्या आपकी सप्लाई बी टू बी है। अगर वो बी टू बी में फॉल कर रही है तो उसे 10(1)B जो गुड्स वाला है अपना, वो कैप्चर कर ले जाएगा, और 10(1)B के मुताबिक जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है अपना, उसकी जो लोकेशन आएगी वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। दूसरा, अगर ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल के अंदर B2C सप्लाई हो रही है तो उसमें 10(1)CA आता है, और 10(1)CA के अंदर भी रेसिपिएंट की लोकेशन ही लिखी हुई है। लेकिन यहां पर एक सर्कुलर आया है कि अगर B2C में बिल्ड टू शिप टू अगर सीन बनता है तो वैसे वाले केस में जहां पर गुड्स एक्चुअल में डिलीवर किया जा रहा है, जो डिलीवरी प्लेस है वो आपका इसमें बना दिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसी वाली बात मालिक कही जाती है। इसको बड़े ध्यान से देख कर जाना बाबू, ध्यान से देख कर जाएंगे, बता दिया मैंने, ध्यान रखना बस तुम इसको, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बात करते हैं, ये स्टेट, ये भी बड़ा शानदार है, ये भी खतरनाक है भाई साहब, मतलब हर एक क्वेश्चन को देख के लगता है ये तो पक्का आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और मतलब स्टेट बैंक मतलब नॉट ओनली दिस बैंक, बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये इसका रेसिपिएंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI है, और ये कस्टोडियल की सर्विसेज इसको दे रहे हैं, दैट इज कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी है। अब चूंकि यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 लगेगा, लेकिन 13 में आके दो बात हो जाती है कि 13 में इसमें 8 लगेगा या 13 का 2 लगाया जाएगा। चेक करना है कि क्या ये सर्विस टू अकाउंट होल्डर दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। अगर ये सर्विस टू अकाउंट होल्डर है फिर तो 13 का 8 लगेगा और सप्लायर की लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। लेकिन अगर ये अकाउंट होल्डर को नहीं दी हुई मानी गई तो 13 का 2 लगेगा, उसमें पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन ना हो तो फिर सप्लायर की लोकेशन, ऐसे घूमकर आते हैं। तो बस आपको यही चेक करना है कि क्या ये अकाउंट होल्डर को दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। जब अकाउंट का मतलब समझते हैं तो वहां क्या निकल के आता है, अकाउंट्स बियरिंग इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। और अकाउंट होल्डर वाली सर्विस कौन कौन सी होती हैं, बैंक अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज हो गई, डिपॉजिट, लॉकर, मनी ट्रांसफर वगैरह वगैरह, ये सब होती हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, सर्विसेज हैं जो कि नॉट अकाउंट होल्डर के रिस्पेक्ट में करी जाती हैं, फाइनेंशियल लीजिंग, बड़ी बड़ी बातें, हायर परचेज, मर्चेंट बैंकिंग, सिक्योरिटी फॉरेक्स, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और कस्टोडियल सर्विस स्पेशली लिखा हुआ है। इसलिए यहां पर 13 का 8 नहीं लगाया जाएगा बल्कि 13 का 2 लगाकर प्लेस ऑफ सप्लाई इस क्वेश्चन में रेसिपिएंट की लोकेशन पर डाल दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर है यंग मीडिया, एक एड एजेंसी है और ये इसका यहां पर रेसिपिएंट आदमी है। फॉरेन कंपनी ने कहा यंग इंडिया से कि आप हमारे लिए एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाइएगा। अब जब अच्छा खासा ऑर्डर मिला, करोड़ों में इनका बजट होता है, तो यहां पर ये वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा यंग इंडिया, जिसके लिए मीडिया प्लानिंग करनी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी, क्रिएट डिजाइन वगैरह, कंटेंट, ये सारे स्ट्रेटजी, कितना मैक्सिमम फंड कहां क्या, सब कुछ इसे तय करना है क्योंकि पूरा कैंपेन इसको चलाना है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए वो थर्ड पार्टी से मिलता है, कहीं से स्पेस लेता है, गूगल से बात करता है, फेसबुक से, है ना, जो डिस्प्ले वाले हैं उनसे, ब्रॉडकास्टर से, प्रिंटिंग, इन सब लोगों से काम करवाता है पीछे से। अब हमें बताइए, क्या ये पीछे से सर्विस इनसे दिलवा रहा है या इनकी सर्विस को लेके दे रहा है? हालांकि सेक्शन 13 यहां पर लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए, और अगर आप इसे इंटरमीडिएरी का दर्जा देख के चल रहे हैं तो 13 का 8 लग जाएगा, जहां सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। और अगर ये इंटरमीडिएरी नहीं है, सिंपल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, तो 13 का 2 लगाया जाएगा, जहां पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई रखवा दिया जाएगा। तो सर जी यहां पर ये इंटरमीडिएरी नहीं है, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई है और इसमें
प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए 13 का 2 ही लगाया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है जी। अगला क्वेश्चन आता है, अडानी कनेक्ट्स करके है, एक डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। अगर टफ पेपर आया ना तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा उसके अंदर, हालांकि टफ आने के चांस है नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं। इन्होंने फुल पैकेज इनको दे रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के लिए, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, और आगे ये इनके कस्टमर या एंड यूजर या सब्सक्राइबर आगे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेदर अडानी कनेक्ट्स क्वालिफाई एज इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पर ये आपकी सर्विसेज यहां पर दी जा रही हैं, ऐसे करके बोल दिया जाता है मेरे बच्चा। ना, ये तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप इसे इमूवेबल, दूसरे में पूछा गया था वेदर डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू गुड्स मेड अवेलेबल, वैसा भी कुछ नहीं है। क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस है? द आंसर इज ये कुछ भी नहीं, इनमें से बिना बात की वाहियात बातें हैं। ये सिंपल नॉर्मली अपना 13(2) के अंदर रेज्यूडरी जो है उसमें फॉल करेगा, जहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अब आता है आपका अगला पड़ाव यहां पर एग्जम्पशंस का। इस चैप्टर के अंदर भी हमारे कई सारे चेंजेस किए गए हैं। इसमें पहला चेंज है कि जो एनसीवीटी लिखा होता था ना, उसमें कर दिया गया एनसीवीईटी, तो वैसे कोई मेजर चेंज नहीं है, ई फॉर एजुकेशन है, ठीक है जी। दूसरा, इस पे पहले भी जीएसटी नहीं था, अभी भी जीएसटी नहीं, बस उसमें नाम चेंज किया गया है। हाँ, ये पक्का पक्का आपसे पूछा जाएगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनका अगर एफिलिएशन फीस जा रही है तो उस पर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये तो आप याद करके जाओगे, पर वो पूछेगा प्राइवेट कॉलेज के बारे में, क्वेश्चन उल्टा ही पूछेगा वो। कोई प्राइवेट कॉलेज है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, भाई उन सब के एफिलिएशन फीस पर जीएसटी लगेगा। सिर्फ वो वाले स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी, सिर्फ उनका एफिलिएशन ही एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है जी। अगला पॉइंट है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफटीओज, ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये इनका जो कोर्स है ये अप्रूव्ड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, फिर तो यहां पर एग्जम्पशन मिल ही जाएगी, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता है, ऐसे करके। इंडियन रेलवे कैसे छोड़ सकता है एग्जामिनर इसे बिना पूछे? वैसे तो इंडियन रेलवे की जो सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल कैटेगरी में रख दी गई हैं, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में, और वो भी इसलिए ताकि इनको अपना आईटीसी अवेलेबल हो जाए, लेकिन स्टिल अभी भी कई सारी एग्जम्पशंस यहां पर मौजूद हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूं इंडियन रेलवे के रिस्पेक्ट में, तो ऑल आर एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट, एक तो आपका एसी वाला, एसी में चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, और दूसरा फर्स्ट क्लास, ये बेसिकली उनके लिए है जिनमें एसी नहीं होता, जो हिल एरियाज में होती हैं। क्लास तो बनी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट एसी नहीं होता उनके अंदर, वहां वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उनकी फर्स्ट क्लास, और जो मैदानी एरिया में एसी ट्रेन से उनकी एसी की कोई सी भी क्लास, ये तो रहती है टैक्सेबल। बाकी ऑल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जो होते हैं बाय इंडियन रेलवे, वो अपने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अगला है प्लेटफॉर्म टिकट, प्लेटफॉर्म सर्विसेज, इस पर भी जीएसटी नहीं है, जिसमें आपके प्लेटफॉर्म टिकट्स आ जाते हैं, फैसिलिटी ऑफ रूम या वेटिंग रूम्स जो अपनी होती हैं, क्लॉक रूम सर्विस हो गई, सामान घर की सर्विस हो गई, बैटरी कार की सर्विस हो गई, ऑल दीज आर एग्जेम्प्टेड। कुछ इंटरनल सर्विस होती हैं, वन जोन या डिवीजन से किसी दूसरे जोन या डिवीजन, इंडियन रेलवे के ये दोनों के दोनों आपस में इस प्रकार से ये सर्विस का लेन देन करते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, ये जो पटरी वटरी बिछा रखे ऊपर तारवार जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक एसपीवी तैयार करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल? कई सारी कंपनियां मिलकर एक प्रोजेक्ट को लेती कि मान लीजिए 300 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाना है, और उस स्पेशल पर्पस, जैसे ज्वाइंट वेंचर बनता है ना लाइक वे में, तो जैसे ज्वाइंट वेंचर जैसा एक प्रकार का यहां पर एसपीवी अपना तैयार किया जाता है, और इसमें 3-4 लोग होते हैं, अडानी भी है, सरकार भी और भी हैं, और भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेड जो होता है, रेल विकास निगम लिमिटेड,
ये भी यहाँ पर अपना इसमें एक पार्टिसिपेंट होता है, इक्विटी होल्डर होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं इंडियन रेलवे के लिए और वहाँ से इनको मिलता है लीज रेंटल, मालिक यही है और वहाँ से लीज रेंटल मिलता है। इस लीज रेंटल पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, चूंकि मालिक ये हैं तो रिपेयर करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की रहती है। पर इंडियन रेलवे ने कहा कि भाई हम थोड़े ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा केयरफुली काम करना चाहते हैं क्योंकि भुक्तभोगी अल्टीमेटली हम ही हैं। एक काम करते हैं, ये रिपेयर मेंटेनेंस हम अपने एंड से करा लेंगे, तुम उसका पैसा दे देना क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी थी, हम करा लेंगे, तुम बस पैसा दे देना। तो यहां पर इस प्रकार से रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज इंडियन रेलवे एसपीवी को देता है तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। मोटे तौर पर एसपीवी टू इंडियन रेलवे हो या इंडियन रेलवे टू एसपीवी हो, बोथ साइड से जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है, ऐसे मालिक बोल दिया जाता है। आगे है गवर्नमेंट एंटिटी या रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन, ये आर&डी की सर्विस देते हैं, जीएसटी नहीं आएगा। पक्का पक्का क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, देख लेना। इसमें सबसे अंडरलाइन वाली बात क्या है, नोटिफाइड अंडर आईटी एक्ट, नोटिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये नोटिफाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर नहीं है तो ये टैक्सेबल आपका करा दिया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन बना के डालेगा, ध्यान रखना मेरी बात को तुम। ठीक है जी, आगे बात करते इलेक्ट्रिसिटी। इतने लंबे समय से चर्चा का विषय था, क्यों ना क्वेश्चन बना के पूछेगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अपना भाई साहब जीएसटी से बाहर है, लेकिन इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं उन पर टैक्स लगता था, लेकिन अब वो भी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्या है सपोर्ट सर्विस, रेंटल ऑफ मीटर, टेस्टिंग ऑफ मीटर, ट्रांसफार्मर चेंज वगैरह करना, शिफ्टिंग ऑफ मीटर लाइंस, डुप्लीकेट बिल्स, तो ये जितनी भी सपोर्ट सर्विस हैं सारी की सारी इसके संबंध में इन सब पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। तो क्यों ना पूछेगा इस पर क्वेश्चन। आगे बात करते हैं रेंटिंग की। रेंटिंग में भी एक धमाकेदार चीज आई है, हॉस्टल पर क्लैरिटी आ गई जो कई वर्षों से पेंडिंग चल रही थी। हॉस्टल के बारे में दो बात कही गई है, एक बोला है मिनिमम और एक बोली गई बात मैक्सिमम। मतलब आपको मिनिमम 90 दिन का स्टे मारना होगा कंटिन्यूअस, आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, 90 दिन कम से कम। और किराया मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है 20,000 पर मेंबर पर मंथ पर बेड के हिसाब से, मैक्सिमम आपका ये है, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर ये बात पूरी नहीं हुई या ये बात पूरी नहीं हुई तो प्रॉपर तरीके से उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आगे छोटी सी बात एक और है कि मान लीजिए कोई हवाई जहाज कंपनियां हैं जो अपना ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं और इसका कोई हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है जो कि इंडिया के अंदर रेसिपिएंट को अपने किसी ऑफिस को सर्विसेज दे रहा है, इस पर भी यहां जीएसटी की एग्जम्पशन दे दी गई है। आगे बोलते भैया ध्यान से सुनिए, नंबर एक बात, ये वेंडर है, ये रेसिपिएंट है, सप्लाई करी जाती है और पेमेंट कर दिया जाता है रुपे कार्ड से, रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। क्या इस तरह के इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या बैंक चार्जेस लगाएगा? द आंसर इज नो, सरकार ने मना कर रखा था। पर जब बैंक रोने लगता है तो सरकार कहती है रो मत, हम तुझे इंसेंटिवाइज कर देंगे यहां पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। यहां से मिलते इंसेंटिव और ये एक प्रकार से सब्सिडी का रूप ले लेते हैं और इस सब्सिडी के ऊपर जीएसटी अपना नहीं आता है। अब एक नया सवाल उठा लेटेस्ट में, क्या कि ये जो 50,000 की 5 लाख की जो सब्सिडी इनको यहां पर मिली है, अकेले अकेले बैंक नहीं रखेगा सारा का सारा पैसा, इसके भी आगे अपने चैनल पार्टनर्स होते हैं कि भाई 50,000 इसको देना, 60 इसको देना, 70 इसको देना, बाकी अपने पास में रखना। तो ये इसका बंटवारा यहां पर होता है। क्या इस बंटवारे पर जीएसटी आएगा? अरे भाई साहब पूरे 5 लाख पे जीएसटी नहीं है, बंटवारे पे क्या खाक जीएसटी आएगा? ओके सर जी। आगे चैप्टर आता है आपका वैल्यूएशन का। यहां पर रूल नंबर 28(2) के अंदर अमेंडमेंट आई है, क्यों ना पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप खुद बताइए जरा। 28(2) बात करता है आपसे कॉर्पोरेट गारंटी की, जहां एक कंपनी अपने किसी रिलेटेड को गारंटी दे रही होती है, उस पर उसका गारंटी कमीशन बनता है और गारंटी कमीशन पर जीएसटी लगाने की बात करी जाती है। ठीक, यस सर। क्या बदलाव किया गया है? ये था आपका 1%, ऐसे लिखा था पहले 1%, और जो एक्चुअल आपका कमीशन है विच एवर इज क्या रे, विच एवर इज हायर लोअर, विच एवर इज हायर, वो यहां पर असेसेबल वैल्यू बनाया जाता है। चेंज ये किया है कि 1% कर दिया भाई साहब पर एनम करके कर दिया है,
1% पर एनम कर दिया है। और एक चीज और बोल दी है कि रूल 28(2) तभी लगेगा जब रेसिपिएंट आपका टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होगा। अगर ये आपका टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर नहीं है तो फिर 28(2) ना लगेगा, फिर नॉर्मल रूल आपका 28(1) लगा दिया जाएगा। एक तीसरी बात और बोल दी गई है कि अगर रेसिपिएंट आपका फुल आईटीसी ले पाता है तो वैसे वाले केस के अंदर वैल्यू को निल कराया जा सकता है। तो 3 चेंजेस आपके यहां पर डाले गए हैं। इसमें मैंने केस बनाया है कि कॉर्पोरेट आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड है, आर के डायरेक्टर है यहां पर, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो गए। एचडीएफसी बैंक से लोन चाहिए था, इन्होंने गारंटी दी है। कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दिलवाने के लिए एचडीएफसी बैंक को गारंटी दी है। 10 करोड़ का लोन था यहां पर आकर। तो यह हम जानते हैं कि एक्चुअल कमीशन जो बनता है वो, और 1% ऑफ गारंटी ऑफर्ड सैंक्शन लोन जो भी पर एनम, ये अपना विच एवर इज हायर जो बनता है वो असेसेबल वैल्यू बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिशनल है। अच्छा, दूसरा, व्हाट इफ सैंक्शनड लिमिट जो है यहां पर 10 करोड़ की और एक्चुअल यूज या डिसबर्स किया जाता है 6 करोड़, तो असेसेबल वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए हम डिसबर्स वाली वैल्यू को पकड़ेंगे या सैंक्शन को पकड़ेंगे? सर हम सैंक्शन को पकड़ के चलेंगे। 1% ऑफ 10 करोड़ और एक्चुअल कमीशन विच एवर इज हायर वो ले लिया जाएगा। अगला पॉइंट, इन केस लोन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक टू आईसीआईसी बैंक, इसे बोलते हैं बीटी, बैंक ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहां पर देखना पड़ेगा क्या पुरानी गारंटी ही कंटिन्यूड है या नहीं। अगर पुरानी गारंटी कंटिन्यूड है फिर तो कोई टैक्स की या असेसेबल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पुरानी गारंटी खत्म होकर नई गारंटी वहां पर इशू करी गई है तो वैसे वाले केस में नॉर्मल तरीके से हमें जीएसटी पे करना पड़ जाएगा, उसी तरीके से कि गारंटी अमाउंट का 1% और एक्चुअल कमीशन विच एवर इज हायर। आगे बोलते हैं व्हाट इफ कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय मोर देन वन एंटिटी। 10 करोड़ की गारंटी देने के लिए मेरी ही अपनी 2 कंपनी आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड और आरएनवी प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो अगर कुछ ना बताए तो मान के चलेंगे ज्वाइंटली इन्होंने आधा आधा करके दिया है, तो आधा इस केस से आएगा, आधा इस केस से आएगा, यानी 10 करोड़ का 0.5% कर लेंगे और 10 करोड़ का 0.05% यहां पे कर दिया जाएगा वैसे करके। ठीक है, अगर मान ऐसे बोलता 5-5 करोड़ तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। मान लिए 5-5 करोड़ आधा आधा है तो 5 करोड़ का 1% एक के लिए और 5 करोड़ का 1% एक के लिए, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात है। वेयर 60% गारंटी बाई आभास एजटेक, 40% उसके द्वारा है, तो 10 करोड़ का 60% 6 करोड़ की गारंटी इन्होंने दी है और 4 करोड़ की इन्होंने दी है। तो ये अपने अपने हिसाब से जो भी निकल के आएगा उस पर जीएसटी भर के चलेंगे कि जो 1% से कम निकल के आया वो, और एक्चुअल कमीशन विच एवर इज हायर वो असेसेबल वैल्यू बना दिया जाएगा। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, आई हैव 3 कंपनीज हैं, ये इंडियन है, ये इंडियन है और ये कनाडा में है। एस्टेक्स कॉर्पोरेशन नीडेड ऑफ लोन टू आरएनवी, आरएनवी कंपनी को यहां लोन की जरूरत थी, तो गारंटी दी जाती है आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीएसटी पेबल होगा, एनसीए में होगा, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है और भाई आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड होगा और आभास ही यहां पर इनवॉइस रेज कर देगी। लेकिन अगर सीन ऐसा हो कि जो एस्टेक्स कनाडा है उसने गारंटी दी है एचडीएफसी को कि आप आरएनवी वाली कंपनी को आप लोन यहां पर दे दीजिए, इस केस में क्या देखा जाएगा? सप्लायर बाहर बैठा हुआ है और रेसिपिएंट आपका टीटी इंडिया के अंदर बनता है। तो यहां पर पहली बात तो ये कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस ग्रुप में नजर आ रही है और यहां रिवर्स चार्ज के अंदर आपका जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। और जहां तक सवाल है इनवॉइस का, तो वो सेल्फ इनवॉइसिंग यहां पर करनी पड़ेगी क्योंकि सप्लायर इनवॉइस करने वाली पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो इंडिया के बाहर बैठा है। सेल्फ इनवॉइसिंग, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम में लायबल टू जीएसटी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सपोज गारंटी पीरियड 6 महीने था तो 10 करोड़ का 1%, ये तो पर एनम है ना, 1% पर एनम, और 6 महीने के लिए तो 6/12 कर देंगे। और अगर ये 5 साल के लिए होता तो 10 करोड़ का 1% इंटू 5 ईयर ये यहां पर करवा दिया जाएगा। जो भी अपना ये 1% से निकल के आए वो, और एक्चुअल कमीशन विच एवर इज हायर वो आपका फाइनली यहां पर असेसेबल वैल्यू के तौर पे कंसीडर कर लिया जाएगा। सपोज गारंटी इशूड फॉर 1 ईयर एंड रिन्यूड 5 टाइम्स, 1 साल की दी गई लेकिन हर साल वो रिन्यू अपनी करानी पड़ेगी, तो वैसे वाले केस में हर साल ये कैलकुलेशन करी जाएगी। 10 करोड़ का 1% पहले साल के लिए, 10 करोड़ का 1% अगले साल के लिए, फिर एंड सब्सिक्वेंट 5 साल तक ये सीन चलता रहेगा। ओके सर जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये जो गारंटी दी है वो आरएनवी ने दी है और एस्टेक्स को दी है जो कि कनाडा के अंदर है, जो कि एनटीटी में लोकेटेड है। सॉरी भाई साहब, 28 तो नहीं लग पाएगा।
28(2) लगने की एक नई शर्त ये ऐड कर दी गई है कि रेसिपिएंट आपका टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है। अगर 28(2) नहीं लगेगा तो फिर कहां जाएंगे, तो फिर हम 28(1) के अंदर ही मालिक चले जाएंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ओके सर जी, और कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है जी साहब। एक बड़ी बात जहां पर आपका ध्यान भटका दिया गया क्वेश्चंस के अंदर, 10 करोड़ कैलकुलेशन, ये वो फलाना ढिमका, इसमें भटकाने के बाद वो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कौन सा वाला, वेयर रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू हैव फुल आईटीसी, तो डिक्लेयर्ड वैल्यू यहां पर निल आ जाएगी, डिक्लेयर्ड वैल्यू यहां पर अपनी निल आ जाएगी। इस बात का हमेशा आप ध्यान रख के चलिएगा। ओके, 28(2) के अंदर ये बात ऐड करी गई है नई कि अगर रेसिपिएंट आपका फुल आईटीसी लेने योग्य है तो वहां पर हम असेसेबल वैल्यू को निल कंसीडर करके चलेंगे। सारी भूमिका बना कर देगा, इतने करोड़ का लोन हुआ, इतना ये था, इतना कमीशन था, फलाना था, ढिमका था, ये था, वो था, और कहीं कोने में एक लाइन डाल देगा कि रेसिपिएंट अपना आईटीसी ले पा रहा है, और तुम 10 करोड़ की कैलकुलेशन में लगे रहोगे, पता लगा वैल्यू तो उसकी यहां पर निल है। तो ये सबसे डेंजरस और ट्रिकी पॉइंट बनाने के लिए बहुत शानदार वाला पॉइंट है, इस बात का ध्यान आपको रख के चलना है जी। इतना सब होने के बाद में आगे बढ़े, हम ये कहना चाहते हैं, ये तो नॉर्मल केस है डोमेस्टिक, अगर इंटरनेशनल मैटर को देख के चलें, एक सर्कुलर आया हुआ है यहाँ पर, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपनी, और रेसिपिएंट इंडिया के अंदर बैठा हुआ है जो फुल आईटीसी पाने का अधिकारी है, तो क्या यहाँ वैल्यू को निल अपना कंसिडर की, अरे हाँ साहब कर सकते हैं, निल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी रूल 28 की एप्लीकेबिलिटी नॉर्मल तरीके से आ जाती है। अगला पॉइंट आता है इसमें पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का। यह बात हमें अच्छे से पता है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में सप्लायर अपनी करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी घटा पाता है, बशर्ते कि दो चीजें हों। नंबर एक, एग्रीमेंट सप्लाई से पहले या सप्लाई के वक्त का होना चाहिए, और दूसरी बात बाबू मेरे ये है उसके अंदर कि इसमें जो रेसिपिएंट आदमी है वो सप्लायर के द्वारा इश्यू करे गए क्रेडिट नोट के दम पर अपना करस्पॉन्डिंग आईटीसी रिड्यूस कर ले। जब दोनों बातें पूरी होती हैं तो जाकर सप्लायर बाबू अपनी लायबिलिटी को करस्पॉन्डिंग रिड्यूस कर पाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज डिफरेंट हियर, हाउ द सप्लायर नो कि यार रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी करस्पॉन्डिंग आईटीसी घटा लिया है, इवन हाउ द ऑफिसर विल नो कि रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी घटा लिया था एंड नाउ सप्लायर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन इट्स लायबिलिटी। तो यहां पर एक बड़ी बात कही गई है कि अगर मैटर 5 लाख रुपए तक का है तो इसमें क्या होगा कि जो रेसिपिएंट आदमी है वो खुद से एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा कि यस मैंने अपनी करस्पॉन्डिंग आईटीसी को रिड्यूस कर लिया है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का मैटर फंसता है तो ऐसे में रेसिपिएंट का जो सीए है, रेसिपिएंट का जो सीए है वो सर्टिफाई करके देगा यहां पर कि यस इस व्यक्ति ने, मेरे क्लाइंट ने यानी कि रेसिपिएंट ने ये अपना करस्पॉन्डिंग आईटीसी घटा लिया है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है बाबू मेरे, कहां से क्वेश्चन नहीं बन सकते, हर एक चीज को देख लीजिए, हर जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इतना बवाल, इतना झगड़ा हर 6 महीने पे चेंजेस के अंदर आते रहे हैं, फाइनली क्या पिक्चर निकल कर आई है मैं आपको बता देता हूं। फाइनल पिक्चर ये है, पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो बाबू दिमाग से ये निकल जाता है कि यार ये आरसीएम भी लगेगा क्या इसके ऊपर, ये बात दिमाग से निकल जाती है। ये दिमाग को खोल के रखना, ये डरावनी है, बाकी सब आपको याद आ जाते कि आरसीएम वाला मैटर है, ये क्लिक नहीं करेगा आपका। तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आपको नंबर 1 पर ये चेक करना है, अगर ये आपकी B2B ट्रांजैक्शन है, B2B ट्रांजैक्शन, तो ध्यान रखना जीएसटी आएगा, पक्का आएगा, हर हाल में आएगा और आरसीएम में आएगा। अब चाहे कुछ भी कहानी पढ़ ले हो, चाहे बोले कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल थी, प्रॉपर्टी कमर्शियल थी, यहाँ पर सप्लायर आपका गवर्नमेंट थी, नॉन गवर्नमेंट, कोई भी कहानी पढ़े, कोई भी रोए, अगर रेंटिंग के अंदर B2B दिख गया तो जीएसटी आरसीएम के अंदर आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। नंबर दो, अगर B2C ट्रांजैक्शन है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो भैया इस पर जीएसटी अपना नहीं आएगा। अब चाहे ये सरकार ने किराए पर दी हो या गैर सरकार ने किराए पर दी हो, B2C है तो वैसे, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो जीएसटी नहीं आएगा। तीसरी बात ये है कि अगर B2B है और भाई साहब ये अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो जीएसटी यहां पर आएगा, लेकिन एनसीएम के अंदर आएगा। जैसे हम बोल देते ना एनसीएम के अंदर आएगा,
तो हम ये मान लेते हैं कि सप्लायर अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह से ऊपर है, सप्लायर अपना रजिस्टर्ड है, मान लेते हैं। अब इंटरमीडिएट के पेपर में क्या आया, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया और उसमें पता क्या बोलता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब हमको चेक करते कि भाई गुड्स है कि सर्विस है, सर्विस है, सप्लाई है, हाँ है, इंटर एंटर भी देखा जाएगा, लेकिन गेट नंबर 4 मतलब टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है सप्लायर। तो एनसीएम या आरसीएम तो बाद की बात है यार, पहले वो भी तो चेक करना पड़ता है कि बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो जब हम ये बोल देते ना कि एनसीएम आएगा, तो वी आर प्रेज्यूमिंग दैट वो जो सप्लायर आदमी है वो रजिस्टर्ड रहा होगा, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है फिर तो भाई साहब मामला पहले से निपट जाएगा, फिर तो जीएसटी की बात हो ही नहीं पाएगी। अगला पॉइंट आता है आपका यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई का। एक क्वेश्चन अगले पेज पर दे रखा है, यहां से पूछते हैं भाई साहब, इसमें बताना जरा, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और ये स्पेक्ट्रम के लाइसेंस अपने दे के चलती है लंबे लंबे समय के लिए, एयरटेल, जियो, ह्यूक्स वगैरह। नॉर्मली यहाँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है और इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है और ये डेफर्ड कंसिडरेशन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इनका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। पहली बात तो ये भाई साहब, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 2, जहां तक सवाल है, इनका जो इनवॉइस होता है वो देखा जाता है कि पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो देखिए, या माइलस्टोन जो भी निकल के आता है वो, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर पेमेंट की ड्यू डेट दिख रही होंगी, तो पेमेंट की ड्यू डेट पर आपको इनवॉइस रेज करना पड़ जाएगा। और जहां तक सवाल है टाइम ऑफ सप्लाई का, तो वो नॉर्मल प्रोविजन है कि भाई इनवॉइस की डेट और भाई साहब आपकी एक्चुअल पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, वो नॉर्मल तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। ठीक उसी तरीके से ये भी सर्कुलर है, उसी पैटर्न पे, बस फैक्ट्स चेंज हो गए लेकिन थीम इसकी बिल्कुल वैसी ही है कि भाई यहां पर आकर अडानी इंफ्रा है और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। 20,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट यहां पर किया जाएगा। ये रोड डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और पैसा अल्टीमेटली किश्तों में आएगा और वो भी ब्याज लगकर आएगा। तो ऐसे में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाती है। जो इनवॉइस आएगा वो पेमेंट की ड्यू जहां हो रहे होंगे, जहां जहां पेमेंट जितने ड्यू हो रहे होंगे वहां पर इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी। और जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो इनवॉइस डेट और अपना पेमेंट डेट, एक्चुअल पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। राइट बेबी? हाँ। और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, चूंकि ये डेफर्ड पेमेंट के ऊपर है, इसलिए यहां पर बाबू मेरे हम लोग इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी ऐड करके चलेंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल यार कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट जो होता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसीडरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंसीडरेशन या जो क्रेडिट कार्ड चार्जेस होते हैं, ये तीनों के तीनों अपने टैक्सेबल कैटेगरी का हिस्सा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के 2 सर्कुलर हैं, आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर का इसी तरह का बना बना के। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के अंदर ही आपके डेवलप करके आपको परोस कर दिए हैं। आगे बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। तो यह है जी आपका चैप्टर फेवरेट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यहां जो आपकी सेक्शन 16 में आईटीसी बुक करने की 12 कंडीशन होती हैं, उनमें से एक कंडीशन होती है कि आप किसी फ्रॉडलेंट इंटेंट के साथ में आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। उसमें फ्रॉड वर्ड के आगे सेक्शन 74 का रेफरेंस लिया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली नॉट एन अमेंडमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एन अमेंडमेंट। दूसरा, यहां अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहां रजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा, आरसीएम लग रहा है, यहां सप्लाई रिसीव हुई और चूंकि आपका सप्लायर, क्योंकि आरसीएम में क्या होता है, बिलिंग कौन करता आरसीएम वाले केस के अंदर, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी तो सप्लायर कर देगा, और अगर नहीं है तो फिर सेल्फ इनवॉइसिंग रेसिपिएंट को ही करनी होती है। ठीक या? तो इन्होंने सेल्फ इनवॉइसिंग करी है यहां पर आकर। अब सेक्शन 16 के अंदर जो 12 कंडीशंस हैं आईटीसी बुक करने की, उसमें एक कंडीशन है कि आईटीसी बुक करने की लास्ट डेट क्या होगी। वो कहता है कि जो आपका इनवॉइस वाला जो आपका ईयर होता है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर 2026 और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर यहां पर होता है। लेकिन वो लिखा बेसिकली उस एंगल से है, लाइक जैसे सप्लायर के एंगल से लिखा हुआ हो। सवाल ये उठा कि अगर सेल्फ इनवॉइसिंग का मैटर है तो इसके लिए
लास्ट डेट किस प्रकार से कैलकुलेट करी जाएगी। अगर मैं जिस दिन गुड्स या सर्विस वगैरह आपने ये रिसीव हुए हैं उस डेट को अगर बेस बनाता हूं तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फॉल करता है। इसके हिसाब से लास्ट डेट होगी 30 नवंबर 2025। लेकिन इनवॉइस यहां पर काफ़ी देरी से इशू किया जा रहा है, अप्रैल 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगले में चला गया है। इसको बेस बना के देखता हूं तो मेरा 30 नवंबर 2026 में जाएगा। सवाल ये उठता है कि आईटीसी की लास्ट डेट कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सी घटना को बेस बनाऊं, जिस दिन मुझे गुड्स रिसीव हुआ उस दिन को बेस बनाऊं या फिर जिस दिन इनवॉइसिंग हुई उस डेट को बेस बनाऊं। तो साहब यहां पर इनवॉइसिंग जीत जाती है, इनवॉइसिंग वाली डेट को ही हम बेस बनाएंगे। हाँ, अगर लेट इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसके लिए उसे भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी शनल्टी उसके ऊपर लगेंगी, लेकिन ऑलवेज इनवॉइस की डेट ही बेस बनेगी टू नो द लास्ट डेट ऑफ बुकिंग ऑफ आईटीसी। राइट बेबी? यस सर। उसके बाद आगे आता है डेमो व्हीकल्स। जो डेमो व्हीकल्स होते हैं उनका आईटीसी मिलता है या नहीं मिलता? यस, उनका आईटीसी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, मोटर कार वगैरह होती है, उनके आईटीसी अवेलेबल नहीं होते, लेकिन एसटीडी वालों को मिल जाता है। एसटीडी मतलब जो सिमिलर मतलब सी गुड्स की आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हों या उससे सप्लाई कर रहे हों, उनको मिल जाता है। तो जो गाड़ियां शोरूम के अंदर खड़ी हुई हैं उनका तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो शोरूम के बाहर चक्कर मार रही है यहाँ से वहाँ, कभी कोई पेल रहा है, कभी कोई चला रहा, कभी कोई चला रहा है, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? भाई साहब, उसका भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से अंदर खड़ी हुई गाड़ियां बिक रही हैं। और वैसे भी एस वाले पॉइंट में लिखा हुआ था कि व्हेन मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स, सैड गुड्स की सप्लाई होनी जरूरी नहीं है, ऐसे गुड्स की सप्लाई करने के लिए यूज किया जा रहा है तो मिल जाएगा। इन नटशेल आपको डेमो व्हीकल का आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ओके एंड उसके बाद में क्या करना जी, अगला प्रश्न आता है यहां पर आकर इंश्योरेंस कंपनी के रेस्पेक्ट में है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपनी एक पॉलिसी निकाली है। उस पॉलिसी के अंदर क्या है, उसमें रिस्क कवर भी था और उसमें गुड इन्वेस्टमेंट भी था। कुल वैल्यू 1 लाख रुपए की थी। अलग किया गया तो 75,000 उसमें गुड इन्वेस्टमेंट का चला गया और 25,000 रिस्क कवर का प्रीमियम बन जाता है। 25,000 रुपए की वैल्यू पर अपना जीएसटी लग जाता है। 75,000 तो ना तो भाई गुड्स था ना सर्विस था, तो कुछ था ही नहीं भाई, था गुड इन्वेस्टमेंट था, तो ये कुछ भी नहीं था, इसलिए इसको अलग कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या अगर इसने पीछे से कोई कॉमन सर्विस अपने लिए रखी, कोई रेंटिंग की सर्विस ले रखी थी, क्या रूल नंबर अपना जो 42 है, क्या उसे लगाकर मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर दूं क्योंकि मेरी सर्विस का एक पार्ट तो भाई साहब टैक्सेबल है, दूसरा एग्जेम्प्टेड है? क्या यहां रूल 42 या 43 की एप्लीकेबिलिटी आएगी क्रेडिट को अपोर्शन करने के लिए? द आंसर इज नो, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रूल 42-43 तब लगते हैं जब टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई आप दे रहे हो। जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है ये तो गुड्स या सर्विस ही नहीं है भाई साहब, आप इसे एग्जेम्प्टेड सर्विस कैसे कह सकते हो या एग्जेम्प्टेड गुड्स कैसे कह सकते हो? ये उस कैटेगरी का हिस्सा ही नहीं बनता है। इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहां रूल नंबर 42 और 43 अवेलेबल नहीं होंगे। आपका पूरा का पूरा आईटीसी जो है वो बरकरार आपके पास में बना रहेगा। ओके सर जी। आगे बात करते हैं यहां पर वारंटी को लेकर। इसमें नया कुछ भी नहीं है। आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि कंपनी जब कोई गाड़ी बेचती है तो उसके ऊपर वो ना कुछ अपना वारंटी चार्जेस के नाम पर कुछ वसूल करती है और वारंटी चार्जेस कार की वैल्यू में शामिल होकर उस पर जीएसटी लगा दिया जाता है। अब जब कोई पार्ट्स वगैरह फ्री में रिप्लेस करवाया जाता है तो ऐसे हालात में क्या होता है सर जी? तो फ्री में रिप्लेस होगा तो आउटपुट साइड में जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी पक्का मिलेगा। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि पार्ट्स की बजाय अगर मान लो पूरी की पूरी कार ही रिप्लेस करनी पड़ गई तो क्या होगा?
तब भी ट्रीटमेंट सेम रहेगा कि जब नई कार रिप्लेसमेंट में जाएगी तो आउटपुट साइड में जीएसटी नहीं होगा, लेकिन कार बनाने में जितने भी आपने इनपुट सर्विस वगैरह सब कुछ लिया है उन सब का नॉर्मल तरीके से आपको आईटीसी अलाउ वहां पर किया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक और बात थोड़ी सी जोर देकर बोली गई है एक्सटेंडेड वारंटी को लेकर। हम कहना चाहते हैं कि अगर एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है, सप्लायर ऑफ गुड्स दे रहा है और गुड्स की सप्लाई के समय ही दे रहा है, यानी कि सेम सप्लायर है और गुड्स के समय ही दे रहा है, फिर तो एक्सटेंडेड वारंटी को भी गुड्स की वैल्यू में मर्ज किया जा सकता है और हम उसका क्लासिफिकेशन मेन गुड्स के साथ ही निकालेंगे। लेकिन अगर एक्सटेंडेड वारंटी डिफरेंट पर्सन के द्वारा दी जा रही है या डिफरेंट टाइम पर दी जा रही है, यानी कि जब गुड्स की सप्लाई थी उस समय नहीं, अलग डिफरेंट टाइम पर दी जा रही है, तो फिर हम एक्सटेंडेड वारंटी को यहां सेपरेटली अपना वैल्यू करके चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो लो भैया, एक और मजेदार चीज आपके लिए लेकर आया हूं। यह है यहां ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन और यह है आपका टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी होगी भैया जी, और ये है आपका पीके। ठीक, यस सर। पीके के पास अपनी एक कार है, कार का एक्सीडेंट मार दिया और कार को लेकर जाता है ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पर। इन्होंने इसको यहाँ पर सर्विस दे दी है, इसका बिल आएगा। अब जो आपकी पॉलिसी होती है इंश्योरेंस की वो दो तरह की होती है, कैशलेस मोड वाली और एक रीइंबर्समेंट मोड वाली। कैशलेस वाली पॉलिसी थी तो भैया जी अब यहाँ से यहाँ को बिल कर दिया जाता है और यहाँ से यहाँ पर पेमेंट भी आ जाता है, बिल टू शिप टू मॉडल हो गया। प्रश्न ये है कि जो बिल यहाँ इसको दिया गया है इसका आईटीसी इसको मिल जाएगा? द आंसर इज यस, मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी, यहाँ पर आकर क्या भला बात दूसरी ये की जाती है भैया जी कि बिल तो इन्होंने कर दिया बट पेमेंट इनसे यहाँ पर नहीं आया है। पेमेंट कहाँ से आया? पेमेंट जो है भैया जी वो इनको करना पड़ा, पेमेंट इनको करना पड़ गया है और फिर इन्होंने इसको रीइंबर्स कर दिया, यानी कि पहले ये हुआ और उसके बाद में ये हुआ। तो ऐसे में बिल किसके नाम पर इशू किया जाएगा? चूंकि अल्टीमेटली बेयर कर रही है टाटा एआईजी ही उसको, इसलिए बिल अभी भी इन्हीं के नाम में इशू किया जाएगा और इनको आईटीसी भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तीसरी बात समझिए जरा, मान लीजिए जो खर्चा आता है वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पर आता है, रीइंबर्समेंट मोड था, 1 लाख रुपए ये पे कर देते हैं, लेकिन जो टाटा एआईजी है वो सिर्फ 70,000 रुपए का बिल ही अप्रूव करती है, तो 70,000 की बिलिंग इसके नाम पे कर दी जाएगी और 30,000 की बिलिंग डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे कर दी जाएगी। ऐसे में टाटा एआईजी को कितने के रिस्पेक्ट में आईटीसी मिलेगा? सर 70,000 के रिस्पेक्ट में ही आईटीसी दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई यहां पर मान लीजिए खर्चा आया था 1 लाख रुपए का, लेकिन अप्रूव होता है खर्चा सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए का ही अप्रूव कराया जाता है, लेकिन बाय मिस्टेक कह लो या जानबूझ कह लो, जैसे मर्जी कह लो, इनको 1 लाख रुपए की बिलिंग कर दी जाती है। पूरी बिलिंग इन्हीं को कर दी गई। 1 लाख यहां से आया, 1 लाख यहां से यहां इन्होंने बिलिंग कर दी है, 30,000 1 लाख इन्होंने यहां से दिया, 70 की बिलिंग होनी चाहिए थी, इन्होंने 70 यहां आगे दिया इसको रिइंबर्समेंट में, ठीक है, लेकिन बिलिंग 1 लाख की कर दी। सवाल ये उठता है कि जो एक्स्ट्रा बिलिंग इसके नाम पर हो गई है तो क्या पूरा 1 लाख के रिस्पेक्ट में ही आईटीसी ले पाएंगे? जी नहीं, इनको आईटीसी 70,000 के रिस्पेक्ट में ही दिया जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, एक ट्रांजैक्शन बनेगी आपकी इसी लास्ट वाले केस में से कि पूरी की पूरी लाख रुपए की बिलिंग उसके नाम पर कर दी गई है जबकि उसने बेयर किया था सिर्फ 70,000। तो भैया जितना बेयर कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में जो बिल बनेगा भाई उतना ही तो आईटीसी मिलेगा, ये एक्स्ट्रा आईटीसी बुक नहीं कर सकते हैं। अच्छा मान लो बुक कर लिया तो आफत कहां आएगी, कैसे पकड़ा जाएगा? पकड़ा वहां जाएगा कि 1 लाख के रिस्पेक्ट में बिल का तो क्रेडिट बुक कर लिया, लेकिन पेमेंट दिख रहा होगा इसके अगेंस्ट में घूम फिर के जा रहा है सिर्फ 70,000 का, तो 181वें दिन जाकर 30,000 के रिस्पेक्ट में रिवर्सल करवा दिया जाएगा। तो देवी जी जब पहले से पता है तो पहले ही क्यों नहीं आपने 70,000 के हिसाब से ही अपना क्रेडिट बुक किया? यस सर। उसके बाद बात को और आगे बढ़ाते हैं, ये सर्कुलर अपना यहां पर हो जाता है मालिक, सारी बात इसके अंदर हो गई है अपनी, ठीक है। एंड अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांजैक्शन इसमें से भी आएगी। क्या? कोई श्याम भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, जियो फाइबर को ये पाइपलाइन बिछाने के संबंध में ये सर्विसेज यहां पर दे रहे हैं। बीच बीच में नोट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं क्योंकि एक साथ रनिंग में पूरी पाइप नहीं डाल सकते, बीच बीच में कुछ बनाए जाते हैं, कभी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ऐसे वैसे करने के लिए बीच में बनाए जाते हैं ये।
तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस काम के लिए जो यहां से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली या कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली या मेटल की सर्विस ली, तो उसका आईटीसी इनको मिल पाएगा कि ना मिल पाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस या कंस्ट्रक्शन की सर्विस या बिल्डिंग मटेरियल टाइप जो चीजें होती हैं उनका नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन आईआरएस को मिल जाता है। इंस्टॉलेशन वगैरह ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए लेके चल रहे हो तो मिल जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मिल जाएगा, या सिमिलर सर्विस दे रहे हो तो मिल जाएगा। तो यहां पर तो आप फॉल नहीं कर रहे। क्या ये इंस्टॉलेशन इरेक्शन वगैरह ऑफ कैपिटल गुड्स है या नहीं है? तो क्या ये चीज कैपिटल गुड्स कही जा सकती है कि नहीं? द आंसर इज यस। प्लांट मशीनरी की जब हम डेफिनेशन पढ़ के चलते हैं तो उसके अंदर ये फॉल कर जाता है, यानी कि जियो इस रिस्पेक्ट में पाइपलाइन बिछवाने के रिस्पेक्ट में जो सर्विसेज ली हैं उनका आईटीसी यहां पर बुक कर सकती है। ओके सर जी, आगे आए हैं आपके ये दो बातें और निकल कर आ रही है मेरे बच्चा, 16.5 और 16.6 करके हैं। ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ट्रांजिशनल प्रोविजन है। जो ट्रांजिशनल चीज़ें होती हैं ना अपनी, तो उनको ना मतलब वैसे करके उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हालांकि नॉर्मल फॉर्मल अमेंडमेंट क्लास में पढ़ाया था मैंने, बट नॉट रेलिवेंट। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर बात करते हैं आकर, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बातें करी जा रही हैं। क्या होता है कि पहले ना आरसी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद बनता रोता गाता जाता रिवोकेशन के लिए। रिवोकेशन कर दिया जाता है, बट ये रिवोकेशन जो होता है ये एक सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है कि आपकी जो भी बैलेंस रिटर्न रह गई हैं भाई, आप उन रिटर्न्स वगैरह को फाइल कर दीजिएगा, वो टैक्स वगैरह आप जमा कर देना। 30 दिन के भीतर भीतर आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपकी आरसी को फिर से मार दिया जाएगा, आपकी आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। तो कैंसिलेशन ऑफ आरसी के अंदर एक नया पॉइंट ये और ऐड कर दिया गया है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वन मोर ग्राउंड एडेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट टू फाइल रिटर्न विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड आफ्टर रिवोकेशन। बायोमेट्रिक का जो प्रोविजन है, अंगूठे वंगूठे जो दिखाने वाली बात होती है, फिंगरप्रिंट्स की जो बात करते हैं हम लोग, तो वो सभी स्टेट और यूटीज के अंदर एज ऑफ नाउ एप्लीकेबल हो चुका है। पहले वो गुजरात पौंडीचेरी वगैरह में था, अब सभी के लिए है। मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर रूल नंबर 86 में छोटा सा बदलाव है, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। मान लीजिए आप ना आईटीसी का आपने रिफंड क्लेम किया, बाद में पता लगा कि ये एरनियस रिफंड आपका हो गया था, मतलब अब आपको ये वापस करना है। वापस करने के लिए क्या करेंगे, आपका जो ई कैश लेजर है उसमें से बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो प्लस कहाँ पर होगा सर, आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर आकर वो यहाँ पर प्लस करवा दिया जाएगा। बाय डिफॉल्ट नेचुरल सी बात है, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ओके सर जी, ये जो 9 का 10 है ये कुछ खत्म हुआ है। इसके जो आपका रिफंड चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई है 4B और 4A को लेकर, उससे संबंधित उससे कनेक्टेड ये चीज़ है, उसके साथ लिंक करेंगे। 88B के अंदर ये एक बड़ी बात बोली गई है भाई साहब, मतलब ये ना आए तो कहना, ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब हर एक अमेंडमेंट पे ऐसा लग रहा है कि आएगी यार। क्या है सुनो जरा। नॉर्मल प्रोविजन हमारा इंटरेस्ट का लेकर क्या है कि देखो, जनवरी का महीना है हमारा ये, ठीक है, और हमारी इस महीने की अगर पूरी की पूरी रिटर्न लेट हो जाती है, पूरी मतलब मान लो 5 ट्रांजैक्शन थी, 4 की रिटर्न फाइल कर दी, एक ट्रांजैक्शन छूट गई, उस ट्रांजैक्शन को किसी और रिटर्न में दिखा रहे हैं, इसका सीन अलग होता है। दूसरा, अगर पूरी की पूरी पांचों के पांचों ट्रांजैक्शन की रिटर्न हमारी यहां पर भाई साहब फाइल नहीं करी गई है, बिलेटेड फाइल हुई है, यहां जाके फाइल करी गई है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भाई साहब नेट पर कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर हमने मान लीजिए रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो इसमें करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी हमारे पास में होगा, तो ग्रॉस माइनस आईटीसी तो नेट के ऊपर ही हमारा ये बनाया जाता है। अब यहां पे प्रोवाइजो ऐड किया गया एकदम मस्त वाला, क्या, आउटपुट ग्रॉस लायबिलिटी आपकी 15 की थी, आईटीसी आपका 6 का था, 9,000 आपको ना ई कैश लेजर से देना था। हुआ क्या जनवरी का महीना भाई साहब, ड्यू डेट थी आपकी यहां पर 20 फरवरी, ठीक है, और आप 25 फरवरी को रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हो, पूरी की पूरी रिटर्न आपकी लेट हो रही है। क्या आप यहां पर ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं? हां सर, क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पे 9,000, नेट अमाउंट पकड़ेंगे 9,000 इंटू 18 इंटू 5 दिन लेट हुई है, अपना ये 22 रुपए समथिंग पैसे का इंटरेस्ट निकाल कर आ जाएंगे। लेकिन अब एक नई चीज ऐड क्या करी गई है कि ड्यू डेट पर, ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट, आपके पास अगर
ई कैश लेजर के अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ था तो उतने तक कम आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मतलब 9,000 पे नॉर्मली बनता था, 9,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 5,000 पर ही अब आपको ब्याज भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि ई कैश लेजर के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसे माना कि मेरे वॉलेट की तरह पैसा पड़ा हुआ है, बीच में रखा है, वो पैसा मैंने भी तो यूज नहीं किया और ई कैश लेजर में मुझे उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिला है। तो सरकार मानती कि ठीक है, यू हैव नॉट यूज दिस मनी, ये अल्टीमेटली तू टाइम पे भरता तो उसी दिन ये इस्तेमाल पैसा हो जाता, ये पैसा उसी दिन इस्तेमाल हो जाता, तो भाई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना तक अब कम पर तू यहां पर हमें दे दे, हम भी तुझे कौन सा इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितनी मजेदार शानदार बात यहां पर कही गई है भाई साहब। तो जितना बैलेंस यहां अवेलेबल है, हमारा तो यहीं पहले से ही बैलेंस था और जिस दिन भर रहे हैं ये बैलेंस वहां भी अवेलेबल था हमारा, तो उतना तक भाई साहब ये अपना जो है इसमें से कम करने के बाद ही ब्याज अपना कंप्यूट किया जाएगा। बताइए क्या इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अच्छा, सेक्शन 52 टीसीएस के रेट और आधे हो गए हैं और सूख गए हैं, डाइटिंग पे चल रहे हैं ये। इसका जो रेट होता है वैसे वो 1% का लिया जाता है नॉर्मली, लेकिन नोटिफाइड रेट पीछे इसमें से अपना 0.5 था, अब इसको और आधा कर दिया है, 0.25% कर दिया है। 0.25% for CGST, 0.25% for SGST, and now for IGST purpose it is 0.5%. ओके, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, GSTR 1A। क्या इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। क्या है कंसेप्ट पूरा? ये जनवरी का महीना है आपका, यहां 20,000 की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती थी, आपने R1 फाइल कर दिया 11 फरवरी को 20,000 के साथ में, ठीक। इन बिटवीन उप्स मूवमेंट आ गया। ये क्या हुआ सर जी? उसमें आया यार कुछ रह गया है, कुछ और रह गया है। अब जो कुछ और रह गया है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है कि जब आपका अगला जीएसटीआर बन जाए उसमें डाल देना उस इनवॉइस को जो रह गया था, 10,000 का एक इनवॉइस आपका रह गया था। अभी रिसेंटली बोल दिया गया है, किसने देखा अगला महीना भाई, अभी जीएसटीआर 1A एक ऑप्शनल फैसिलिटी आपको दे दी है कि आप अगले महीने का वेट मत करो, अभी जीएसटीआर 1 फाइल हो चुका है ना, उसके पीछे लगा दो। जैसे कि इनवॉइस के पीछे डेबिट नोट लग जाता है, दूध के पीछे हॉर्लिक्स लग जाता है, सांप के पीछे पूंछ लग जाती है, ऐसे ही R1 के पीछे 1A यहां पर लगा दिया जाएगा और उसमें यह दिखेगा कब फाइल करना है आपको 1A। सर 11 से 20 के बीच में यह फाइल किया जा सकता है। एक बैरियर यह है और दूसरा बैरियर एक और है, R1 के बाद और 3B से पहले, ये दोनों बैरियर्स आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने भाई साहब R1 अपना 11 को फाइल कर दिया है तो आप 1A 12 को फाइल कर पाएंगे। अच्छा, आपने R1 मान लीजिए 14 को फाइल किया है, हालांकि इन बिटवीन 1A आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन R1 ही आपने 14 को किया है, तो क्या आप 1A 13 को दे देंगे? ना तो नीड है ना दे सकते हैं, क्योंकि जब तक R1 नहीं निकलेगा सांप आगे पूरा पूंछ कैसे निकल जाएगी? दूध नहीं है तो हॉर्लिक्स को सीधा ऐसे खाओगे? इनवॉइस से नहीं तो डेबिट नोट कहां से आएगा बे? इनवॉइस का ही तो डेबिट नोट होता है, पूंछ तो बाद में आती है। अच्छा ठीक है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान ली ये तो मेरी यहां पर मैंने 1 डाला और 1A मैंने यहां पर ये फाइल कर दिया, तो मेरी जो ये 3B में लायबिलिटी दिख रही होगी तो 20 ये थे, 10 ये थे, 30 की लायबिलिटी मेरी तो इमीडिएटली यहां दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जनवरी के रेस्पेक्ट में जो 2B बनकर जाएगा, 2B आपका इससे बनता है, तो उसको करस्पॉन्डिंग पहले महीने 20 मिलेगा और जो 1A दिखाया ये अगले वाले में जाएगा। वाह 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 वाह, सरकार पैसा तो इसी महीने ले लो भाई साहब, जनवरी का फरवरी में ले लोगे, लेकिन वहां आप सामने वाले के 2B में दिखाओगे उसके अगले महीने में। उसकी भी मजबूरी है यार, क्योंकि R1 बनते ही आपका 2B क्रिएट हो जाता है, तो 1A तो फिर बाद में आएगा। 1A तो आपका हो सकता है 19 तारीख में आ रहा हो, तो ये थोड़ा कि 1A के फिर 2B आपका स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, 2A आपका डायनेमिक हुआ करता था, स्टैटिक है, पीडीएफ की तरह होता, फिक्स होता है, तो R1 फाइल हुआ, 2B बन गया, बात खत्म। ऐसे करके है, तो ये मजबूरी है, यहां की गवर्नमेंट की चीटिंग नहीं है। ठीक सर जी। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो एमसीक्यू के तौर पे आपको आ सकते हैं। 20 फरवरी को
ठीक है जी। तो 20 फरवरी 2020 को ये 3B फाइल होगा, 30,000 की लाइबिलिटी आएगी। लेकिन 2B ऑफ इसमें क्या दिखेगा, 2B में दिख रहा होगा इसके में सिर्फ 20,000 ही अभी दिख रहे होंगे, वो अगले वाले में दिखेगा ये वाला 10,000। एज सुन एज पॉसिबल, एज डिले एज पॉसिबल, आफ्टर फाइलिंग R1 और बिफोर फाइलिंग 3B, और ड्यू डेट ऑफ R1 विच एवर इज लेटर, वैसे करके यहां पर देखा जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, 1A अवेलेबल फ्रॉम विच डेट, वेयर R1 फाइल्ड ऑन 8th को, ये 8th को ही फाइल कर दिया तो क्या 9 को आ जाएगा? नहीं सर, 11 से पहले बिल्कुल नहीं है, 11 के बाद ही बात कर चलेंगे। 12 तारीख से आपका ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, यहां पर मान लीजिए आपने 1A अवेलेबल कब से होगा, अगर आपने R1 13 को फाइल किया है तो 14 से आपको 1A अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अच्छा जी, अब यहां पर एक और चेंज किया गया है, बड़ा चेंज है ये भी। ये आपका यहां पर ना जो रूल है, रूल के अंदर चेंज डाला गया 59 के अंदर, बोलते हैं रेक्टिफिकेशन रिफ्लेक्शन इन GSTR 1 के अंदर किस तरह से चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया जाता है। हम जानते हैं जो भी आपके B2B इनवॉइसेस होते हैं उनको इनवॉइस वाइज रिफ्लेक्ट कराते हैं GSTR 1 के अंदर। इसके साथ साथ जो आपके B2C इनवॉइसेस होते हैं, ठीक है, और वो अगर इंटर स्टेट सेल है और वो 2.5 लाख से ऊपर के होते थे तो लार्ज इनवॉइस मानकर उनको भी हम सेपरेटली दिखाया करते थे। लेकिन वो लिमिट अब चेंज हो गई है, 2.5 लाख की बजाय अब वो 1 लाख प्लस वहां पर हो गया है, ऐसे करके चेंज आ जाता है। डिटेल ऑफ इनवार्ड सप्लाई, एक करस्पॉन्डिंग चेंज है कि जो 2B बनेगा उसमें 1A की डिटेल भी आपको दिखेगी, लेकिन अगले महीने में जाकर। और ये पुरानी बात हो गई कि 2 करोड़ की जो लिमिट होती है एनुअल रिटर्न, कि 2 करोड़ के से ऊपर टर्नओवर है तभी देनी होती है, तो वो हर बार नोटिफिकेशन डालते हैं इसके लिए और ये करते रहते हैं। सर वो रिफंड का चैप्टर, अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। रिफंड का जो चैप्टर है वो सिर्फ अमेंडमेंट करने से बात नहीं बनेगी। मैंने 1 घंटा से ज्यादा का समय लगाया है, हाथ से हैंडमेड पूरे चैप्टर के थॉरली नोट्स बनाए हैं, 1 दिन पूरा लगाकर, और वो नोट्स आपके अवेलेबल हैं CArajkumar.com पर। बाबू मेरे मिस मत कर देना किसी भी हालत में। और इसका वीडियो भी मैंने अलग से डाल दिया है जिसमें मैं थॉरली रिवाइज करा रहा हूं पूरा चैप्टर, और साथ में क्वेश्चन भी कराए हैं रिफंड के। वो 4A 4B का क्या मैटर है उन सब के चक्कर में। तो यहां सिर्फ अमेंडमेंट से बात बनने वाली नहीं है, सारी अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने उसको यहां पर कराकर दिया है भैया जी। तो आप मेरी वेबसाइट में अभी तो शायद इंटरनेट की दिक्कत आ रही है यहाँ पे, फ्री सोर्स में जाकर देखना, वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है भैया जी। ये रहे, ये वाले नोट्स आपको मिलेंगे वहां पर, है ना। ये एकदम चकाचक हाथ से बने हुए हैं, एक एक बात पूरी क्लैरिटी के साथ लिखी हुई है। एक बार प्लीज प्लीज इट्स ए रिक्वेस्ट, आप इसे गो थ्रू जरूर करके जा रहे हैं, आपको सिंगल कंफ्यूजन नहीं आ सकती, ना जीरो रेट में, ना डीम्ड एक्सपोर्ट में, ना ITRS में। एक एक बात को नीट एंड क्लीन तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा। यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यार, यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट। पूरा दिल लगाया मैंने इस चैप्टर को बनाने के लिए, और सिर्फ इसी दिन के लिए बनाया था। तो आप एक बार प्लीज इसे देख कर जाइएगा, और अलग से इसका ऑडियो रिवीजन प्लस इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करके दिए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि रिफंड चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार आपका पेपर अमेंडमेंट से ही तैयार हो रहा है, हम बता रहे हैं, देख लेना तुम, अमेंडमेंट से ही तैयार होगा इस बार आपका पेपर। ठीक सर जी। तो यहां पर आते हैं भैया जी, वापस लौट के आते हैं। अब हम आ गए हैं अपने डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर पे आ गए हैं। रूल नंबर 142 करके है, इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है लाइक कि भाई आपको यहाँ पे ना कुछ आएगा इसमें से, रूल बेस्ड कुछ नई चीजें पूछी जाती हैं। पेनल्टीज चैप्टर के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 122A करके। ये पान मसाला गुटखा वगैरह जो लोग होते हैं उन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कहा है कि जो आपके फाइनल प्रोडक्ट को, यानी कि पाउच को पैक करने वाली जो मशीन है, पैकिंग मशीन, आप उन पैकिंग मशीन का हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन कराइए। क्योंकि हर एक पैकिंग मशीन की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है कि वो 1 मिनट में कितने पाउच पैक कर सकती है, घंटे में कितने पाउच पैक कर सकती है। वो इसलिए सरकार करा रही है कि हमें इसकी फैक्ट्री की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी
पता हो। क्योंकि ये लोग करते क्या हैं, ये ब्लैक में काम करते हैं, बिकॉज अच्छे खासे लगभग 130-35% का तो सेस है, 28% का जीएसटी है, बहुत मोटा टैक्स का पैसा जाता है। ये भी क्या करें, चोरी करने पर ये भी भाई उतारू हो जाते हैं। तो सरकार ने कहा है कि तेरे पास जितनी भी मशीनें हैं ना, उन सभी मशीनों की जानकारी हमें दे, ताकि हमें तेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी का पता लगता रहे। हाँ, अब ये क्या करेंगे, ये चोरी करेंगे। मशीन होंगी 10, दिखाएंगे 7 कि 7 ही मशीनें हमारे पास में, 3 मशीनों को चोरी छिपे ये चलाएंगे, पैक करने वाली मशीनों को। ठीक है, अब क्या होगा, अब सरप्राइज विजिट होगा अधिकारी का यहां पर आकर। तो जो मशीनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, जिनकी जानकारी सरकार को नहीं दे रखी है, वो 3 मशीनें यहां पर पाई जाती हैं। अब उन 3 मशीनों को सबसे पहले सीज किया जाएगा, भरे बाजार इनको नीलाम भी किया जा सकता है, और साथ में 1 लाख रुपया पर मशीन के हिसाब से इसके ऊपर पेनल्टी भी ठोक दी जाएगी। तो लाख रुपया पर मशीन के हिसाब से पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी हर हाल में। जहां तक सवाल है कॉन्फिस्केशन का, तो आपकी मशीन को बेचेंगे नहीं अगर आप पेनल्टी भर दो, साथ में ये वादा करो कि अगले 3 दिन के भीतर भीतर आप अपनी मशीनों का ब्याह करवा दोगे। ब्याह करवा दोगे मतलब शादी करवा दोगे, शादी का मतलब इनकी भी जानकारी हमें दे दोगे, मतलब इनको हमारे पास लाके रजिस्टर आप करवा दोगे, तो हम आपका कन्फिस्केशन यहां पर नहीं करके चलेंगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। यार मतलब नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, क्यों नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन इसमें से? पक्का पूछा जाएगा भाई, पक्का पूछा जाएगा। आगे अपील लो, इतने लंबे समय का इंतजार करने के बाद अपील चैप्टर के अंदर लिमिट्स आई हैं पहली बार। क्या क्वेश्चन नहीं बनता? पक्का बनेगा, पक्का पक्का क्वेश्चन बनेगा। क्या बोलते हैं, हाँ, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कि जैसे हमें पता है नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील का सेक्शन आता है 120 करके, कि जहां आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो एक मॉनिटरी लिमिट बोर्ड यहां पर फिक्स कर सकता है। वो लिमिट फिक्स कर दी गई है बोर्ड के द्वारा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अगर आप जाना है। ये सर लिमिट अभी क्यों आई है? क्योंकि पहले ये सब थे ही नहीं, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल थी नहीं, पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी सुने पड़े हुए थे। अब ये एग्जिस्टेंस में आ गई हैं, तो लिमिट भी आपकी यहां पर आ गई है। 20 लाख या उससे ऊपर का केस है तो जा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट 20 लाख पे जा सकते हैं, एग्जैक्ट 20 लाख पे या गो अहेड जा सकते हैं। 1 करोड़ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़ पर जा सकते हैं। अगर इन लिमिट से 1 रुपया भी कम रह गया, डिपार्टमेंट अपील लेकर नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात जहां से क्वेश्चन आएगा, देखिए कई सारे एलिमेंट आपके पास में होते हैं। एक टैक्स होता है, इंटरेस्ट होता है, पेनल्टी होती है, फीस होती है ना, फीस होती है, और क्या होता है सर जी? और भी कई सारी चीज़ हो सकती है। तो ये तो भाई साहब अब्बू, ये हैं अब्बू, और ये हैं इनके बच्चे यहां पर आकर। ठीक, अगर अब्बू साथ में हैं तो बच्चों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बच्चों से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब हम लिमिट की काउंटिंग करके चलेंगे उस वक्त हम किसको ध्यान में रख के चलेंगे। अगर मान लीजिए टैक्स है या सेस इफ एनी वगैरह है, और विद और विदाउट बच्चे साथ में हैं या नहीं है, तो सिर्फ हम टैक्स के अमाउंट को ही ध्यान में रखकर चलेंगे और कोई अमाउंट ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर मान लीजिए टैक्स का अमाउंट, मान लीजिए हम यहाँ जाना चाह रहे थे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना चाह रहे थे, 19 लाख का तो ये है और 5 लाख के इंटरेस्ट पेनल्टी हैं, तो हमें बताइए जरा क्या हम यहाँ जा सकते हैं? जी नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है 19 लाख है, हम मतलब डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता। ऐसी कोई पाबंदी, कोई लिमिटेशंस आपके टैक्स पेयर के लिए नहीं है। इट इज दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ओनली फॉर द डिपार्टमेंट। अब्बू साथ में तो अब्बू से बात करेंगे, ये है गए अब्बू साथ में है तो अब्बू से बात करी, बच्चा साथ में है तो बच्चे से बात करेंगे। खाली इंटरेस्ट था, खाली पेनल्टी थी, खाली लेट फीस थी, इसमें आपका चॉइस ही नहीं है, फिर तो ये इनको चेक किया जाएगा। और अगर बच्चा की बजाय बच्चे साथ में हो तो अब्बू नहीं, बच्चा नहीं, बच्चे हैं, सारे मिलकर हैं तो सबको जोड़ दो, बच्चे हैं तो बच्चे लेके चलेंगे, बच्चे हैं तो बच्चे, बच्चा है तो बच्चा, और अब्बू साथ में तो बच्चे होना हो, फिर अब्बू से बात करेंगे। हम अब्बू से बात करेंगे, बच्चा से बात करेंगे या बच्चों से बात करेंगे, इनको ध्यान में रखा जाएगा, इनको जोड़ के दिखेंगे। अर्नेस्ट रिफंड है तो रिफंड की बात होगी, बच्चा अकेला तो अकेले से बात करेंगे। ऑर्डर वाइज अगर मान लीजिए एक कंपोजिट ऑर्डर है, मतलब इकट्ठी अपील फाइल की जा रही है 4-5 के रिस्पेक्ट में आके, तो उनको एग्रीगेट करके हम टोटल अमाउंट के आधार पर देखेंगे कि लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है, लिमिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपका ध्यान तो भटका दिया, यहां पर क्वेश्चन मारेगा, यहां देखे और यहां से बनाएगा, यहां से क्या बोल रहा है, ऊपर से पढ़िए। वो ये कह रहा है कि भाई इन मामलों में लिमिट एप्लीकेबल नहीं कराई जाएगी, यहां डिपार्टमेंट अपील लेकर जा सकता है। ओके, कब अगर जो भी फैसला जिसके अगेंस्ट अपील में जा रहे हो,
अगर वो मान लीजिए एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो है, एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैड टू बी अल्ट्रा वाइड्स ऑफ द संविधान के अगेंस्ट हो रहा है, या कोई रेगुलेशंस वगैरह पेरेंट एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, या कोई सर्कुलर एटसेट्रा इनके अगेंस्ट जा रहा है, अगर एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, घर वाले ही आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, उनमें ही सिचुएशन नहीं बन रही है, तो भाई लिमिट की ऐसी की तैसी, पहले इसे ठीक कराइए। घर की परिस्थितियों को पहले ठीक किया जाएगा, बिना किसी लिमिट के भी डिपार्टमेंट यहां अपील लेकर जा सकता है। क्वेश्चन आपका इधर से आएगा, वेयर द मैटर इज रिलेटेड टू, किससे, इन मुद्दों से संबंधित है। तो क्लासिफिकेशन का मुद्दा है कि मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा है जो नेशनल या प्रिंसिपल बेंच के अंदर जाता है। वैल्यूएशन और रिफंड का मुद्दा है, या फिर अदर नोटिफाइड। अदर नोटिफाइड को छोड़ो, चार बातें रखना, कंपोजिशन सप्लाई चैप्टर में आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसके आगे का चैप्टर है, और वॉल्यूम 2 में मेरा पहला चैप्टर वैल्यूएशन है और आखिरी चैप्टर रिफंड है। अच्छा, सप्लाई चैप्टर में वो है क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, और इधर वॉल्यूम 2 में पहला चैप्टर वैल्यूएशन और आखिरी चैप्टर रिफंड का है। ये चार मुद्दे ऐसे हैं जिनके रेस्पेक्ट में विच इज रिकरिंग इन नेचर, ये भी देखना, रिकरिंग इन नेचर एंड या और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो विदाउट चेकिंग द लिमिट, छोटे लिमिट के लिए भी जाया जा सकता है। यहां से आएगा क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं। आगे बोलते हैं वेयर। वेयर को मान लीजिए कोई एडवर्स कमेंट वगैरह आ रहे हैं, कोई ज्यादा थू थू हो रही है सरकार की, तो वहां भी जा सकते हैं। आगे बात करते हैं हाई अमाउंट केसेस अपील मे नॉट बी फाइल्ड। ऐसा नहीं कहा जा रहा, समझने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 20 लाख से नीचे हुआ तो जाओगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 लाख से ऊपर हुआ तो जाओगे ही जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा। वहां जाओगे भी या नहीं जाओगे ये विवेक से तय किया जाएगा, सीनियर तय करेगा जाना है कि नहीं जाना है, पर यहां तो आप जा ही नहीं सकते। तो इसने यही बात बोली कि बड़े होने का मतलब यह है कि, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि जाना ही जाना है। अच्छा जी, नॉन फाइलिंग, अगर मान लीजिए, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक इश्यू हुआ और हमने, डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करी, तो यह माना जाता है कि डिपार्टमेंट ने इस पे अपनी मौन सहमति दे दी है, और फिर डिपार्टमेंट सिमिलर इश्यू में आगे अपील में नहीं जा सकता किसी और के केस में। यह बंधा बंधाया लॉ है। दूसरी बात यह, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट के साथ एक इश्यू होता है, एक ऑर्डर पास होता है, लेकिन लिमिट कम होने की वजह से डिपार्टमेंट बस हाथ दांत पीस कर रहेगा, ओ शिट यार कि मैं नहीं जा सकता, स्मॉल केस होने की वजह से नहीं जा पाया, और वही चीज अगला किसी और के साथ में होता है लेकिन इस बार अमाउंट ज्यादा है, तो क्या डिपार्टमेंट अपील लेकर जा सकता है? द आंसर इज यस, जा सकता है। और यहां पर जो बोर्ड वगैरह, जो कोर्ट वगैरह है, ये ध्यान रखेगी कि भाई कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट को इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन में लगाकर। आगे है सेक्शन 109 के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंज है, बट इट इज नॉट रेलिवेंट, इनकी कोई आवश्यकता है नहीं। ये रूल्स के चेंज है, फॉर्म वगैरह में चेंज के अंदर की बात कर रहे हैं, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये भी रूल्स के अंदर चेंज है, फॉर्म्स वगैरह में ना, इसकी हमें कोई आवश्यकता है। एंड उसके बाद में बाबूजी आगे क्या निकल कर आ रहा है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो ये मैटर दे रखा था कि यार हमें लाइक इशू था कि फर्स्ट अपील डिस्पोज ऑफ हो जाती है, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल, क्योंकि अब ये इशू ज़्यादा रह नहीं गया क्योंकि अब तो अपीलेट ट्रिब्यूनल एग्जिस्टेंस में आ गई है। वो कह रहा है कि देखो पहली अपील डिस्पोज ऑफ होगी, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल एन अपील बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ GST 80। तो वहां से प्रॉब्लम क्या आती है कि रिकवरी वाले आ जाते हैं कि लाओ भाई रिकवरी लाओ। मैं बोला भाई साहब मैं तो जाना चाह रहा हूँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाऊंगा मैं, तो नहीं जाओ तो जाओ, मैं कहा है नहीं तो जाऊं कहां से, मैं जाऊंगा मैं। तो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि देखो अभी आपके एरिया में नहीं है अगर GST 80, तो आप प्री डिपॉजिट हमें दे दीजिएगा उसके नाम का, तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ आपने अपील का आपका इंटेंट है, लिखित में हमें दे देना, तो रिकवरी वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, और जब आपके एरिया में GST 80 आ जाए तो अपनी नॉर्मल तरीके से अपील फाइल कर दीजिएगा। छोटी सी बात ऐसी बोली गई है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं था ये। अभी जो रिफंड चैप्टर के अंदर है, मैंने आपको बता ही दिया बाबू मेरे, अमेंडमेंट से बात नहीं बनेगी, सिर्फ आपको पूरा करीब 1 घंटा 56 मिनट का वीडियो है जिसमें कि थॉरली रिवाइज कराया है मैंने आपको रिफंड का चैप्टर, मजा आ जाएगा विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सिर्फ अमेंडमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं, पूरा चैप्टर हम विद अमेंडमेंट अपना करके चलेंगे। उसके बाद में इस तरह से GST की बातें बालिक यहां पर अगर कंप्लीट हो जाती हैं, नाउ वी आर मूविंग टू अवर कस्टम लॉ अमेंडमेंट्स। क्या बोलता है सर यहां पर आकर, सेक्शन 20 है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
इसमें थोड़ा टाइम लिमिट का चेंज किया गया, वैसे कोई चेंज नहीं है। जनरल प्रोविजन यही कहता है कि आपने कोई सामान इंडिया से बाहर भेज दिया, वापस लौट के आता है तो उसे फ्रेश इंपोर्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं और उस पर नॉर्मल तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी अपनी लगाई जाती है। री इंपोर्ट फॉर रिपेयर कर रहे हैं, री इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर कर रहे हैं। री इंपोर्ट फॉर रिपेयर करते हैं कि रिपेयरिंग के लिए आया है तो आते समय ड्यूटी नहीं लेते हैं क्योंकि पता है कि जाएगा भी। री इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर, बाहर से रिपेयरिंग होके आई है तो ठीक है भाई, उसका जो वैल्यूडेशन हुआ है फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर और आने जाने का जो पूरा भाड़ा होता है दोनों साइड का, उसे जोड़ने के बाद यहां पर हम अपना कर लेते हैं। और आगे री इंपोर्ट ऑन रिजेक्शन, तो आपने भेजा, रिजेक्ट होकर वापस आ गया तो ऐसे में आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी, लेकिन हाँ जाते समय जो भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आपको दिए गए थे वो सभी के सभी आपके यहां पर आपको वापस करने पड़ जाते हैं। तो जो आपके लास्ट के 2 केस है ना, इसमें बस टाइम लिमिट, आपकी अपडेटेड टाइम लिमिट देख लीजिए क्या है। यहां पर गुड्स मस्ट बी, हाँ कंडीशन क्या है, रिपेयर शुड बी लिमिटेड टू रिपेयर नॉट रीमैन्युफैक्चर, मतलब P&L में डालने योग्य होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भेजा थी कार और बन के आ गया ट्रक, रीमैन्युफैक्चर नहीं, रिपेयर होनी चाहिए आपकी। गुड्स मस्ट बी द सेम और टाइम लिमिट 5 साल प्लस 2 साल, और भूटान के लिए 7 साल और भैया जी 3 साल। अच्छा 5 और 2 7, ऐसा करो ना, 5 और 2 7 और 7 और 3 10, अच्छा 5 2 7 और 3 10, अच्छा दोनों के लिए 5 और 2 7 और 3 10, 5 कैसे सर, 5 और 2 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 3 10, ओके सर जी। उसके बाद में वेयर हाउसिंग चैप्टर के अंदर छोटी सी बात बोली गई है कि वेयर हाउसिंग के अंदर हमें ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह परमिट नहीं करी जाएगी। मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि कुछ के ऊपर कुछ प्रोडक्ट नोटिफाई करेंगे, वो वेयर हाउसिंग के अंदर प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज चैप्टर के अंदर आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी खत्म हो चुकी है, सेक्शन 6 में आया करती थी, और एक छोटा सा प्रोविजन चेंज किया है, हालांकि इसमें प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं है। हमें बात अच्छे से पता है क्या कि जो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर हमारी ड्यूटीज होती हैं, वो CVD वगैरह, प्रोटेक्टिव एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह, उनके लिए जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कहां से आते हैं सर? वो लीगल जो प्रोविजंस होते हैं सर जी, वो वहां से आते हैं, क्या बोलते हैं सर, वहां से आते हैं कस्टम एक्ट 1962 से ही आते हैं। ये बात पहले भी लिखी थी, अभी भी लिखी है, अभी थोड़ा और क्लैरिटी से लिख दी है, बाकी चेंज कुछ भी नहीं है, पहले भी यही था, अभी भी यही है। उसके बाद में USA से इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं फॉर यूज और ऑथराइज ऑपरेशन कर रहे हैं, ये यहां पे कर रहे हैं, तो GST कॉम्पनसेशन सेस भी आपका यहां पर एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें पुरानी वाली अमेंडमेंट भी शामिल कर ली थी, मतलब 1 साल के अंदर भीतर जो अमेंडमेंट आई है सारी डाल रखी हैं। इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है, अब इसमें क्या ही बताएं, इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है, तो यहां पर बताते हैं लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम विच रिक्वायर ऑथोराइजेशन। अच्छा, तो जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है उसमें एक नया चीज और ऐड कर दी गई है, क्या? यूज्ड IT एसेट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, अगर SEZ से DTA की तरफ मूव कर रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम कैटेगरी के अंदर आ गया है। अच्छा, मर्चेंट ट्रेडिंग, यहां से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हो, विद इन द कंट्री भी पॉसिबल है क्या? हाँ, वो भी पॉसिबल है, विद इन द कंट्री भी पॉसिबल है। रोड टैप, पहले ये नेगेटिव लिस्ट में थे, लेकिन अब इन सिचुएशंस में भी रोड टैप स्कीम का लाभ आप यहां पर ले पाएंगे। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन EHTP STP, ओके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड या एक्सपोर्टेड बाय इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट EHTP STP AA DFIA, जहां भी ये नाम दिख जाना EOU वगैरह, इन सब में रोड टैप का बेनिफिट अवेलेबल करा दिया गया है। इस तरह से आपकी अमेंडमेंट समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखो 3 बड़ी चीजें थी, एक अमेंडमेंट, एक रिफंड का चैप्टर, एक है आपका पेनल्टी का। ITC वाईटीसी सब आता है आपको यार, वहां दिक्कत नहीं है। परेशानी एक तो अमेंडमेंट में थी, एक रिफंड का चैप्टर, एक पेनल्टीज। कोशिश करता हूं कि कल मैं आपको पेनल्टीज चैप्टर का भी धांसू वाला बढ़िया सा छोटा सा हैंडमेड रिवीजन आपको मैं दे दूं, ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलें और अपने क्वेश्चन के आंसर सही करके आए। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी काम करने होते हैं सारे करने हैं और अभी करने हैं, अगर चैनल पे नए हो तो आप। ठीक है जी, तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन बूस्ट होता है, हमें और क्या मिल रहा है बताओ वीडियो बनाने का, इससे और क्या मिल रहा है। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। रिफंड का वीडियो देखना ना भूलें और पेनल्टीज का मैं कल डाल दूंगा आपके लिए, वो भी आप देखना ना भूलें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।